गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। प्रवीण, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ सर। प्रवीण, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रवीण सिंह चारण है। सर मैंने अपनी एमबीबीएस आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर से की है। मैं अजमेर का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं सीजीएचएस में मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने 3 साल तक एक निजी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के पद पे कार्य किया है। मेरी हॉबीज जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग्स देखना है, और फ्री समय में मैं फ्री टेली कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवाता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। बहुत बढ़िया। प्रवीण, कौन से मूल्य को आपने अपने जीवन का आदर्श बनाया है? सर मुझे लगता है कि कंपैशन और एम्पैथी मुझ में एक नेचुरल है, तो वो हम्म, मेरा आइडियल चीज है कि मैं उसको आदर्श मानता हूँ। हम्म, और हमेशा हम्म, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग होती है तो सबसे ऊपर हम्म, प्रायोरिटी में वो कंपैशन और एम्पैथी रहता है। क्योंकि मैंने नेचुरली अपनी लाइफ में उसको फील किया है, उसको देखा है। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और उससे पहले मैं विजुअली फिट भी था। तो मैंने एक ही हम्म, जिंदगी में दोनों तरह की जिंदगियां देखी है कि नॉर्मल हम्म, व्यक्ति किस तरह से रहता है, और जब विजुअल इम्पेयरमेंट होता है तो उसको क्या समस्याएं आती है। तो वो हम्म, नेचुरली मैंने इम्बाइब की है ये चीज। हम्म। और एक डॉक्टर में तो करुणा होनी भी चाहिए। जी सर। आ, आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है आरएनटी यस सर। मेडिकल कॉलेज उदयपुर से। जी सर। आरएनटी का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर। जी जी सर, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के विचार कैसे थे एजुकेशन को लेकर? क्या आपको कोई आइडिया है? जी सर। सर गुरुदेव जो एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो वो ये मानते थे कि नेचर इज द फर्स्ट टीचर। वो हम्म, नेचर को प्रॉक्सिमिटी में मानते थे, और उस पे हम्म, शिक्षा पे ध्यान देते थे। और हम्म, उनका दूसरा जो मत था शिक्षा पे, वो इंट्रिंसिक एजुकेशन पे उनका बिलीव था कि जो शिक्षा हम्म, है वो अंदर से आनी चाहिए। वो हम्म, वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग भी जो उनका मत था जिसपे, वो इकोनॉमिक या हम्म, सोसाइटी ड्रिवन नहीं थी, वो पर्सनल ड्रिवन हम्म, थी। गुरुदेव जो हम्म, थे वो ज्यादा फिलोसफिकल थे, हम्म, और वो बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करते थे। अगर शांति हम्म, निकेतन में भी देखा जाए तो उस समय भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी जो हैं वो वहाँ हम्म, शिक्षा लिया करते थे। वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग के भी एस्पेक्ट्स थे, पर वो हम्म, इंटरेस्ट ड्रिवन थे, ना कि इकोनॉमिक ड्रिवन थे। तो वो उनके एस्पेक्ट दूसरी एजुकेशन सिस्टम से अलग बनाता है। और आज भी हम्म, हमारी शिक्षा में वो हमें गुण नजर आते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग का हम्म, एस्पेक्ट है, या होलिस्टिक हम्म, डेवलपमेंट या एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करते हैं। तो आज भी वो एलिमेंट हम्म। हमारे समाज में जीवित है। गुड। प्रवीण, क्या आपको ये ज्ञात है कि गुरुदेव को एक बार नाइटहुड देने की चेष्टा की गई थी? जी सर। क्या आप बता सकते हैं किस संदर्भ में? सर संदर्भ तो मुझे एग्जैक्टली सर अभी नहीं पता है। मैं इसके बारे में देखूंगा कि किस संदर्भ में उनको हम्म, नाइटहुड दिया गया था। अ, क्या उन्होंने स्वीकार किया था नाइटहुड? सर उन्होंने रिवर्ट बैक किया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। नाइटहुड की उपाधि जो थी उनकी प्रोटेस्ट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान? सर मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, या तो जलियांवाला या स्वदेशी में से सर किसी में एक में उन्होंने अच्छा। नाइटहुड। अ, आप जानते हैं गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है जी जी सर, 1913 में। जी सर। किस कृति की वजह से? सर गीतांजलि जो थी, जो कि ब्यूटीफुल कंपाइलेशन था पोएम्स का, बहुत सारी हम्म, पोएम्स का, उसके लिए हम्म। उनको जो है नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। प्रवीण, अभी आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर पीठासीन हैं और आप सीजीएचएस में कार्यरत हैं। जी जी सर। सीजीएचएस कार्ड बनाने के लिए जी एलिजिबिलिटी सर। क्राइटेरिया क्या है? जी सर। सर सीजीएचएस में कुछ बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जो भी हम्म, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, ग्रुप ए से लेकर डी तक, उसके साथ हम्म, एमपी और एमएलएस, एक्स एंड सिटिंग, हम्म, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस भी इसमें हैं। कुछ एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसके कार्ड्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। सभी को हम्म, अपने मंथली जो उनकी सैलरी होती है उसमें से एक हम्म, छोटा सा अमाउंट डिडक्ट किया जाता है इस फैसिलिटीज के लिए। हम्म, तो कुछ हम्म, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए हैं, और अभी भारत में 40 लाख से अधिक इसके बेनिफिशरीज हैं। और इसके हम्म, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स भी इसके जो हैं बेनिफिशरीज हैं। सीजीएचएस के समानांतर प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए कोई सुविधा है भारत सरकार की तरफ से?
सर ईएसआईसी जो है वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जो कार्य करते हैं या जिनकी सैलरी कम है, वो ईएसआईसी के थ्रू भी हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो बड़े फर्म्स होते हैं वो भी अपने एम्प्लॉइज को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। प्रवीण, आपसे अब तक की बातचीत में जो समझ में आ रहा है, आप में वो सारे गुण हैं जो आपको एक आइडियल डॉक्टर बनाते हैं। जी सर। फिर भी आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं? जी सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि मुझे अपना प्रोफेशन बहुत ही पसंद है और मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोफेशन को। लेकिन मेरे कुछ निजी कारण थे जो अंत में सामाजिक कारण बन गए। 2013-14 में मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हुआ था जब मैं एमबीबीएस परस्यू कर रहा था। ये अभी लगभग 50% है और अगर ये भविष्य में इंक्रीज होता है और संभावना भी है क्योंकि मेरा मैकुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव है, तो मैं भविष्य में मेडिकली फिट नहीं रह पाऊंगा सीजीएचएस के पद पे कार्य करने या किसी और पद पे कार्य करने के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की जो कैप वो 50% विजुअल इम्पेयरमेंट तक की है। तो मुझे करियर स्विच करना था। और उसके साथ जब मैंने चीजें पढ़ी, यूपीएससी की जब जर्नी मेरी रही, तो मेरी पढ़ाई ने बहुत मोटिवेट किया कि समाज में जो समस्याएं हैं या इकोनॉमी की समस्याएं या एनवायरनमेंट में लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और पेशेंट का एक्सपोजर भी बहुत मोटिवेटिंग था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हाई है और बीमारी को हम ओपीडी में बैठ के ठीक नहीं कर सकते, उनके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं वो उन सोसाइटी में जाके ही बदलाव किया जा सकता है। इसलिए मुझे बहुत ही मोटिवेट हुआ मैं और इसके लिए मैं सिविल सर्विसेज में आना चाहता हूँ। ठीक है प्रवीण, मान लीजिए आपने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जी सर। अब आप एक जिलाधीश हैं। जी सर। और आपके जिले में अचानक एक महामारी फैल गई है। यस सर। ऐसे 3 स्टेप्स बताइए जो आप लेंगे इमीडिएटली, और 3 स्टेप्स लॉन्ग टर्म वाले। यस सर, इमीडिएट स्टेप जब भी कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है एरियाज जो हॉटस्पॉट है। तो मैं सबसे पहले हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करूंगा। हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो सबसे इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवा सकते लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट जो होते हैं वो इमीडिएट आते हैं। तो मैं उस हॉटस्पॉट की जो पॉपुलेशन है उनको स्क्रीन करूंगा। तीसरा मैं ये कार्य करूंगा कि जो स्क्रीनिंग में जो पॉजिटिव आते हैं या जो किसी सिम्टम के साथ आते हैं उनको मैं आइसोलेट करूंगा। तो ये 3 मुख्य कार्य रहेंगे और उनको जो पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेट करके उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में भी अलाउ किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में सर मुझे लगता है कि पेंडेमिक्स में लोगों को जागरूक करना आवश्यक है कि जब भी पेंडेमिक आए तो वो जल्दी से रिपोर्ट करें। तो मैं इस तरह का एक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करूंगा आईसीटी यूटिलाइज करके कि जल्दी से जहां रिपोर्टिंग लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि जितने भी आउटब्रेक होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग उसमें बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है कि हम इनिशियल फेज पे ही उसको रोक सकते हैं। तीसरा काम मुझे लगता है कि सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इनका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है कम्युनिकेबल डिजीज से। तो मैं सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर और हाइजीन पे फोकस करूंगा। हम ये पाते हैं कि डब्ल्यूएचओ के जो 10 स्टेप्स हैं हैंड धोने के, वो भी कई लोगों को नहीं पता होता, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो। तो मैं इस तरह की अवेयरनेस फैलाऊंगा कि सेफ हैंड हाइजीन किस तरह होती है, फूड हाइजीन क्या होती है, ड्रिंकिंग वाटर को कैसे कंज्यूम करना है। ये लॉन्ग टर्म में मेरे प्रायोरिटी एरियाज हैं। गुड। प्रवीण, जेनेरिक दवाइयां यस सर यूज करने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सर जेनेरिक दवाइयों का यूज करने के एज सच कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, पर एक ही सॉल्ट को मल्टीपल ब्रांड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम एग्जांपल लें कि पैरास्टामोल है, उसी को मोर देन 100 जो जेनेरिक कंपनीज है उसको फॉर्मुलेट कर रही है। तो कंप्लाइंस बर्डन गवर्नमेंट ने कम करने के लिए बहुत सारी डमी और शेल कंपनीज भी इस तरह का मैन्युफैक्चर करती है। तो कई बार जेनेरिक दवाइयों में क्वालिटी एश्योरेंस की समस्या हमें देखने में आती है। एज सच जेनेरिक मेडिसिन जो है वो बहुत ही एक नोवेल आइडिया है जिसमें हम अफोर्डेबल, चीप और एक्सेसिबल मेडिसिन प्रोवाइड करवा पाते हैं। जरूरत है कि हम क्वालिटी इंश्योर की जाए जेनेरिक मेडिसिन की। धन्यवाद प्रवीण। प्रवीण, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रवीण, आपका ये सिविल सर्विसेज के लिए आपका ये 5th अटेम्प्ट है? जी सर। राइट, यस गुड। ये आपका पहला इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचे हैं आप पहली बार? दिस इज माय थर्ड इंटरव्यू सर। तीसरा है सर। हाँ,
वो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज वाले को, हाँ थर्ड। ओके, आपके सफर जो रहा इंटरव्यू के दौरान कैसा रहा अभी तक का? सर 19 में मुझे 146 मार्क्स ही मिले थे। लास्ट ईयर मुझे 170 नंबर मिले। तो सर प्रोग्रेसिव है मार्क्स, तो प्रोग्रेस हो रहे हैं कि 146 से मेरी 170 की जर्नी रही है और मैं प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ सर। और कहाँ पे चूक होगी, किस कारण आप सेलेक्ट नहीं हो पाए? सर 2019 में मेरे मेंस में 130 मार्क्स थे ऐसे के पेपर में, लेकिन लास्ट ईयर मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे केवल 94 मार्क्स ही थे ऐसे के पेपर में। और दूसरा ये मुख्य कारण था कि मेरी विजुअल इंपेयरमेंट कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो ओबीसी की भी कट ऑफ से अधिक गई है सर लास्ट ईयर, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो केवल 3 ही थी। प्रवीण, आपका जो नाम है, अगर मैं जानना चाहूं इसका मतलब क्या होता है प्रवीण? सर प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, निपुण, जो सारे कार्य कर पाता है, दक्ष, अगर हम एक शब्द में कहें। वेरी गुड। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा है कि 21 जुलाई है। यस सर। ये दिन बहुत मायने रखता है हिंदुस्तान के लिए। क्या आप जानते हैं कुछ इस दिन के बारे में? सर मैं इससे अभी अवेयर नहीं हूँ सर, डेफिनेटली इसके बारे में देखूंगा कि ये क्यों मायने रखता है सर। आपको पता है कि ये शहीद उधम सिंह का मार्टरडम डे है ये? थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था। आपने यस सर, आई विल रीड अबाउट इट सर। ओके, गुड। आपका शौक है, आपने लिखा है कि वी लॉगिंग का, ट्रैवल वी लॉगिंग का, वीडियोस देखने का शौक है आपका। यस सर। एक कोट है, बहुत फेमस कोट है ट्रैवलिंग के बारे में, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अ स्टोरी दैट कैन ट्रांसपोर्ट पीपल टू अनदर प्लेस। यानी कि एक हमेशा एक जगह रहती है एक कहानी के लिए, जो कि आपको एक दूसरी जगह तक लेके जा सके। कि किसने कहा है और उसका मकसद क्या है? सर एग्जैक्टली कहा किसने है इसका तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है सर, तो मैं अभी इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे अगर आप यस सर। सर मैं क्षमा चाहूंगा अगर आप एक बार रिपीट कर पाए कोट को। अंग्रेजी में कोट कहता है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अ स्टोरी दैट कैन ट्रांसपोर्ट पीपल टू अनदर प्लेस। ओके सर। सर मुझे लगता है कि कहानियों में लोगों को भ्रमण करवाना, इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन होती है वो व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकती है विदाउट देयर फिजिकल मूवमेंट। तो मुझे लगता है कि ये क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की बात इसमें कर रहे हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट इंडिया में सबसे फेवरेट आपका ट्रैवल व्लॉगर कौन है, तो क्या जवाब है आपका? सर मुझे माउंटेन ट्रेकर है वरुण वाक्षी, वो काफी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा मुझे नोमैडिक शुभम भी बहुत पसंद है। वो यंग ट्रैवलर हैं और काफी कंट्रीज घूम चुके हैं। तो ये दो मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स देखता हूँ। हिंदुस्तान में एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सर इसको मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी वरुण वाक्षी सर को भी काफी अवार्ड्स वगैरह जो दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ भी जो है कोलैबोरेशन किया है एम्बेसीज के साथ में। तो वरुण वाक्षी सर को सर काफी अवार्ड्स मिले। वरुण वगीश को भी इसी के लिए ही मिला था जिसकी मैं बात कर रहा जी हूँ। सर। एक और व्लॉगर बहुत फेमस है यात्री डॉक्टर के नाम से, यस सर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सर मैंने उनके वीडियोस कम देखे थे यात्री डॉक्टर के। बाकी सर मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है जो वरुण वाक्षी के, क्योंकि सर ट्रैवल ब्लॉगिंग में ये होता है कि एक ही साइट को मल्टीपल जो ट्रैवलर होते हैं वो कवर करते हैं। कि अगर हम तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में 10 ट्रैवलर मुझे ऑप्शंस होते हैं, तो मैं सबको नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड एक प्लेस देखना है। तो मैं किसी एक को पिक करता हूँ और उसके वीडियोस देखता हूँ। और वरुण वाक्षी
कि जो उनके वीडियोस में जो म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, या उनका जो सिनेमेटोग्राफी या पिक्चराइजेशन है, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं ज्यादातर नोमैटिक शुभम या वरुण वाक्षी को देखता हूँ सर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छे ट्रैवल व्लॉगर के लिए 5 टिप्स दे दीजिए, तो क्या टिप्स देंगे आप? सर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या जो मैंने उनकी समस्याएं देखी है वीडियोस में, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उनको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा अपने पास रखने चाहिए। वीजा, पासपोर्ट्स, उनकी करेंसी और एक टेलीफोन। क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैंने अफ्रीका में जैसे इजिप्ट के कुछ वीडियोस देखे हैं, तो वहां पे थेफ्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ठगी काफी होती है। दूसरा, बजट ट्रेवलिंग एक स्किल्स होनी चाहिए और हमें डिफरेंट सिचुएशन में अकोमोडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हो सकता है कि बजट ट्रेवलिंग में हम जो है हमें अकोमोडेशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम जो है एक निम्न स्तर के होटल में भी जाके स्टे कर लेंगे। तीसरा, मुझे लगता है कि लैंग्वेज असेंशियल वर्ड आना हमें बहुत आवश्यक है दूसरी कंट्रीज के, कि वहाँ की कंट्रीज में नमस्ते को क्या कहते हैं, थैंक यू को क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक कनेक्ट कर पाते हैं हम उनसे। तो मुझे लगता है कि असेंशियल वर्ड्स आना भी बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि सर ये 3 चीजों का अगर ध्यान रखा जाए, बजटिंग का, असेंशियल वर्ड्स का और अपने असेंशियल डॉक्यूमेंट्स का, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको कहूं कि आप मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं और आपको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक स्लोगन कॉइन करना है, तो क्या स्लोगन आप कॉइन करेंगे? सर जो स्लोगन कॉइन होगा वो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ टूरिज्म का कुछ अलग पोटेंशियल होता है। आप तो राजस्थान की ही बात कीजिए। अगर राजस्थान की बात, जैसे मैं उदयपुर में 10 साल रहा हूँ, तो मैं उसके लिए स्लोगन रखूंगा कि यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये मेरा एक सिंपल सा कोटेशन रहेगा जो काफी कुछ चीजें बता देगा कि यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ नेचुरल ब्यूटीज भी है, वहाँ माउंटेन्स भी है, वहाँ रूरल टूरिज्म भी है, वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती है, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस भी होती है। तो उदयपुर को ये काफी सूट करता है, तो मैं उसके लिए ये कोटेशन रखूंगा या तो स्लोगन ही में ये। लेक्स को आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे? सर लेक्स को अगर मैं स्लोगन में डालूंगा तो वो एक ट्यूबुलर हो जाएगा कि मैं केवल लेक्स पे फोकस कर रहा हूँ और दूसरे जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं सब्जियों हो जाएंगे। तो मैं एक ओवर आर्चिंग स्लोगन दूंगा सर। ओके, गुड। एक और प्रश्न मैं आपसे जो जानना चाहूंगा, अभी रिसेंटली हमने अभी कोविड की बात भी की आपने अभी, और कोविड का जो प्रॉब्लम है अभी भी सर उठा रहा है वापस। जो हम लोग फेस देख चुके हैं कोविड का, उससे हम क्या लेसन सीखे हैं जो हमको आगे चल के काम हेल्प करेंगे हमको? सर सबसे बड़ा लेसन तो ये है कि इस कोविड ने सबसे अधिक एक्सपोज किया है हमारे हेल्थ सिस्टम को। तो मुझे लगता है कि हेल्थ सिस्टम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी हमारा टारगेट है कि हम 2.5% हमारी जीडीपी का जो है हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। तो सबसे बड़ा लेसन तो यही है कि हमें हेल्थ पे अधिक से अधिक फोकस करना है। दूसरा, रूरल इंडिया की जो पुअर हेल्थ सर्विसेज एक्सपोज हुई है, तो रूरल इंडिया को जो है वो अब कनेक्ट करना पड़ेगा अर्बन इंडिया से थ्रू बेटर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। तीसरा, मुझे लगता है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें बहुत ही अधिक डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए दूसरे कंट्रीज पे भी। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा अपनी मेडिसिन में। तो हमें एपीआई पे अधिक से अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं मोर देन 80%, उसमें हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं। तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए लॉन्ग टर्म में। चौथा, हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा लोगों को, कि हेल्थ एजुकेशन दी जाए लोगों को। वो बहुत ही पुअर पेनिट्रेशन है गाँव में देखा जाए तो हेल्थ एजुकेट करके हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा फोकस करें, रादर देन कि हम पहले पेशेंट क्रिएट करें और फिर उसको ट्रीट करें। हम बीमारी को ही प्रिवेंट करने पे हमारा फोकस होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। गुड, थैंक यू वेरी मच प्रवीण। हेलो प्रवीण। यस सर। प्रवीण, आप अजमेर से हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रवीण, आबू से अजमेर तक क्या फेमस है? जी सर। आबू से लेकर अजमेर तक क्या फेमस है? आबू से लेके अजमेर तक सर, आबू से लेके अजमेर तक सर बहुत सारी चीजें आती है बीच में। अरावली रेंजेस भी हैं, उसके बीच में सर उदयपुर भी आता है, राजसमंद भी आता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, साथ में रिलीजियस
और स्पिरिचुअल स्पॉट्स भी हैं। अगर हम आबू में बात किया जाए तो एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे जैन टेम्पल भी है। अजमेर में बात किया जाए तो पुष्कर है, ख्वाजा साहब की दरगाह है। तो रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, अरावली है, वहाँ का फ्लोरा फोना बहुत ही अमेजिंग है। तो बहुत सारी चीजें फेमस है। उसके साथ डिफरेंट कल्चर्स भी हैं, क्योंकि ये अगर बेल्ट देखा जाए तो काफी ट्राइबल बेल्ट है। तो वहाँ की जो जनजातियां हैं, उनका कल्चर है, उनके डांस हैं, वो भी काफी फेमस है। गुड। राजस्थान की मुख्य सामाजिक समस्याएं बताइए मुझे, 3। सर, सामाजिक समस्याओं की बात की जाए तो महिलाओं से संबंधित यहाँ पे सामाजिक कुरीतियां अधिक है। कि हम देखा जाए तो चाइल्ड मैरिजेस राजस्थान में बहुत अधिक होती है। दूसरा, लिटरेसी रेट जो है राजस्थान में महिलाओं की, वो केवल 52% ही है। तीसरा, मुझे लगता है कि वेस्टर्न राजस्थान में इतना डीप रूटेड पेट्रियार्की है, और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी के साथ उनका ब्लेंड होने के कारण वो मल्टीपल डायमेंशन में रिफ्लेक्ट होती है। अगर वहाँ के न्यूट्रिशनल इंडिकेटर भी पुअर हमें नजर आते हैं, वहाँ इकोनॉमिक और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है, वो भी बहुत अधिक पुअर है। तो ये 3 समस्याएं मुझे राजस्थान की मुख्य लगती है। आप अपने जीवन को एनालाइज करिए और मुझे 2 ऐसे दौर बताइए जब आपने पेट्रियार्की को खत्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टेप्स लिए। सर, पहला स्टेप तो वो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2012 की बात है। मेरा रूम पार्टनर था, उसकी सिस्टर जो थी वो 18 बिलो थी। वो जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर के पास एक गांव से। तो उनकी शादी होने वाली थी, और उसका कारण था कि उसकी एक बड़ी सिस्टर थी और वो दोनों की साथ में शादी करने वाले थे। तो मैंने मेरे फ्रेंड को परसुएट किया कि ये चीज गलत है, और वो उस समय प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी भी कर रही थी कोटा में। तो उसको तैयारी छुड़वा के और वो शादी करवाना चाह रहे थे। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बहुत अच्छे से परसुएट किया कि तुम जाओ, तुम स्टैंड ले सकते हो, तुमने मेडिकल एग्जाम क्रैक किया है, सोसाइटी भी तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है, तुम्हें एक डॉक्टर के नजरिए से देखती है। तो हम दोनों वहाँ गए, उसके पेरेंट्स से हमने बात की, उनको परसुएट किया कि अंकल, अगर आप इकोनॉमिक बर्डन जो सोच रहे हैं, और राकेश कल जो मेरा एक फ्रेंड है, ही विल अर्न इन नेक्स्ट 5 to 6 years, तब वो शादी कर देगा इसकी, अभी आप इसको पढ़ने दो। तो वो लड़की अभी खुद एमबीबीएस कर रही है, वो अभी 3rd ईयर में है। तो पहला कदम तो मैंने ये लिया। दूसरा कदम, जब मेरे गांव में जब जाता हूँ, या जब भी मैं किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि अधिकतर जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ डाउरी कल्चर अधिक चलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि कास्ट डाउरी सिस्टम बहुत अधिक है राजस्थान में। तो मैं हमेशा उन्हें ये कहता हूँ कि आप डाउरी में पैसा क्यों लगाना चाहते हो, आप इनकी शिक्षा में पैसा लगाओ। ताकि शिक्षा में पैसा लगाओगे तो इनको एक अच्छा वर मिलेगा, और वो सेल्फ डिपेंडेंट होके इकोनॉमिकली हमेशा जो वो रहेगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी। तो ये मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज को। ठीक है प्रवीण, मेडिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। इन दिनों कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी सरकार सर्जरी के लिए अनुमति देने का सोच रही है। आपका क्या मत है इस विषय में? सर, आयुर्वेदा में इटसेल्फ बहुत सारी सर्जरीज होती है। जैसे हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली अभी हम देखें तो पाइल्स के लिए आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर थ्रेड सर्जरीज होती है। लेकिन आयुर्वेदिक की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, और एविडेंसेस नहीं है। तो मुझे एक अच्छा मूव लगता है कि हमें हमेशा एलोपैथिक सेंट्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की हमारे पास डेफिशिएंसी है। और सरकार अगर ब्रिज कोर्स करवाती है, एक एवोल्यूशन मैकेनिज्म रखती है, उसमें 3 साल की ट्रेनिंग का भी प्रोविजन रखती है, और उसके बाद उनको एग्जाम देके एवोल्यूट करते हैं, और अगर वो फाइन है उन स्किल्स में, तो मुझे लगता है उन्हें अलाउ करना चाहिए। ताकि जो अक्यूट शॉर्टेज है हमारे डॉक्टर्स की, ह्यूमन रिसोर्स की, वो हम कम ही समय में दूर कर पाएंगे। लेकिन इसको टेम्पररी फॉर्म में रखना चाहिए। जब हम 1000 पे हमारे एक एलोपैथिक डॉक्टर्स हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ब्रिज कोर्स को हमें धीरे धीरे कम करना चाहिए, ताकि आयुर्वेदा इससे डाइल्यूट ना हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो इससे डाइल्यूट ना रहे, वो भी बनी रहे। ओके, आपके पिताजी स्कूल लेक्चरर के तौर पे कार्यरत हैं? जी सर। जी। उनकी आय आपने लिखी है 9 लाख रुपए। जी सर। तो आप सरकारी मापदंडों के हिसाब से नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट ले सकते हैं? जी सर। अच्छा, कोई स्पेसिफिक इनकम को लेके क्राइटेरिया है? सर, इनकम को लेके क्राइटेरिया है 8 लाख तक का, लेकिन उसमें उम्र भी साथ में है कि 40 साल, जब मेरे फादर की 40 की एज है,
उससे पहले अगर उनकी 8 से कम है, 8 लाख एनुअल से कम, तो मैं पूरी लाइफ जो है वो ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में ही रहूंगा। तो उनकी 40 से कम, जब 40 उनकी उम्र थी तब उनकी 8 लाख एनुअल इनकम नहीं थी। ठीक है। क्या आपको लगता है रिजर्वेशन के अंदर भी सब्सिडी के जैसे ही गिव अप स्कीम सरकार को लानी चाहिए? सर, मुझे लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो एक अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है। सब्सिडी के जैसे स्कीम्स लाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी अगर हम चाहते हैं तो हम जनरल से ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। लेकिन सरकार इसको पॉपुलराइज कर सकती है कि जो एक्चुअली खुद छोड़ना चाहें वो छोड़ सकते हैं। इससे एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा लोगों में, और वो रोल मॉडल भी बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिजर्वेशन एज सच एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, जो जो हिस्टोरिकली या सोशल इनजस्टिस हुआ उनका एक तरह से कंपनसेशन है उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को। और नाम मात्र एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी से सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी दूर नहीं होता। तो हम केवल इनकम को क्राइटेरिया भी नहीं बना सकते कि केवल इनकम के बेसिस पे वो अपनी जो है वो रिजर्वेशन है गिव अप करें। अगर उनको लगता है कि समाज में उन्होंने वो इज्जत भी पाली है और उनको इक्वलिटी फील होती है, तो उन्हें ये करना चाहिए। ओके। सुगम्य भारत अभियान की कुछ कमियां गिनाई है, सिर्फ 2 ब्रीफ में। सर, एक्सेसिबल इंडिया बनाने का जो सपना था, उसमें अभी भी एक्सेसिबिलिटी जो है वो डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी 100% रूप से एक्सेसिबल नहीं हो पाए और उस तरह के बनाए गए नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि जो डिसेबल लोग हैं उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस है कि वो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कहीं पे कंप्लेन नहीं करते। तो ये 2 बड़ी कमियां मुझे लगती हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा, आप कैसा युद्ध पसंद करते हैं? सर, मुझे युद्ध, अगर आप नेशनल वॉर्स या मेरी पर्सनल लाइफ के वॉर्स, सर किस कॉन्टेक्स्ट में सर आप पूछना चाह रहे हैं? सर जो कॉन्टेक्स्ट आप लेना चाहें। सर, मुझे लगता है कि वो वॉर जिसमें कुछ लर्निंग हो, जो कि मुझे कुछ लर्न करवाए, चाहे वो लड़ाई अपने आप से हो या समाज में किसी कुरीतियों से हो, जो मुझे उससे कुछ लर्निंग मिले और जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो जिसके कारण कुछ बदलाव आ सकते हैं और मैं उसमें सक्सेस रहूं लोगों को परसुएट करके। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो वॉर अच्छे लगेंगे मुझे। ठीक है, धन्यवाद। प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। प्रवीण, एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम ये इंटरव्यू समाप्त करें। जी सर। अपने डेफ का कोई ऐसा सेक्शन बताइए जहां से आप चाहते हैं कि हम सवाल करें और हमने ना किया हो। सर, मेरा तीसरा इंटरव्यू है, तो मेरे डेफ में सब कुछ सिमिलर था, लेकिन सीजीएचएस इस बार नया एक एलिमेंट है मेरे डेफ में। और मुझे लगता है कि 5 पैनलिस्ट जो होंगे वो सभी सीजीएचएस बेनिफिशियरी होंगे। तो उस एरियाज पर अगर आप कुछ क्वेश्चन भी बता पाए या सर, तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। अच्छा, तो चलिए एक सवाल हम कर लेते हैं फाइनल सीजीएचएस के अराउंड। आप ये बताइए कि सीजीएचएस का फ्यूचर कैसा है इंडिया में, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो यूथ है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है, सरकार भी जो है वो कह रही है कि देयर विल बी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ओवरऑल जो गवर्नमेंट है वो अपना एक्सपेंडिचर कम करना चाहती है क्योंकि फिस्कल कंसोलिडेशन की भी बात हो रही है। तो क्या लगता है आपको इन सब संदर्भों के बीच में सीजीएचएस का फ्यूचर क्या है? सर, मुझे लगता है कि सीजीएचएस को भविष्य में आयुष्मान भारत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1.5 लाख का प्रोविजन है और जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके साथ इसको मर्ज करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी हम वर्तमान में देखे जाए तो 3,000 करोड़ का लगभग एनुअल बजट सीजीएचएस का है और बेनिफिशियरी केवल 40 लाख है। तो एक्सचेकर बर्डन जो है बहुत अधिक आ रहा है और कम ही लोगों को इससे फायदा मिल पा रहा है। तो इसको केवल इसी तरह से हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसको और एक्सपांड करने की आवश्यकता है। साथ में इसको रैशनलाइज करने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि सीजीएचएस के खुद के हॉस्पिटल्स नहीं है, सीजीएचएस के खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत लिमिटेड है। अगर 3,000 करोड़ की बात करूं तो मुझे लगता है कि 70% से ज्यादा जो पैसा है इसका वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाता है, जो इनफिल्ड हॉस्पिटल्स है। तो उसको मिनिमाइज करने की आवश्यकता है और उसको रैशनलाइज करने की भी भविष्य में आवश्यकता है। धन्यवाद प्रवीण, आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। हम आपसे पुनः फेस टू फेस आएंगे आपके फीडबैक के लिए। ओके, ऑलराइट। प्रवीण, आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 10?
सर मुझे लगता है मेरे आंसर्स थोड़े लॉन्ग थे आज। यस सर। प्रवीण, सेल्फ रियलाइजेशन पहला स्टेप है इम्प्रूवमेंट की तरफ। यस सर। आप मोस्टली तैयार हैं, यस आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आप काफी पोलाइट थे, डिसेंट थे, जहां आपको नहीं पता था वहां आपने अपोलोजाइज भी किया, जहां आपको नई इंफॉर्मेशन दी गई आपने धन्यवाद भी किया पैनलिस्ट का। तो इससे आपके पर्सनालिटी के डिफरेंट डायमेंशंस निकलकर सामने आए कि आप हम्बल हैं, आप ईगर टू लर्न हैं, आप में बैलेंस है, आप किसी तरफ झुके हुए नहीं हैं पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज में बहुत फेथ है, कंपैशन और एम्पैथी जैसे फाउंडेशनल वैल्यू को आपने पहले ही हाईलाइट कर दिया। बहुत अच्छे आंसर्स लगे मुझे आपके इन एंड अराउंड हेल्थ, एजुकेशन, गुरुदेव से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने ठीक ठाक ही हैंडल कर लिए। थोड़ा और पढ़ लीजिएगा गुरुदेव के बारे में। राइट सर। और हॉबी वाला सेक्शन, ट्रैवलिंग रिलेटेड, टूरिज्म रिलेटेड, वो आंसर्स भी बहुत अच्छे थे। और राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने ठीक ठाक हैंडल कर लिए। जी सर। कुरीतियां कौन सी हैं, आपने क्या किया है, ऐसे सवालों पे हमेशा आपका चांस बनता है कि अच्छे आंसर्स देने पर आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप जो आप सच्चाई से, जैसे आपने आज बोला है, वैसे ही बोलिएगा। और लैंग्वेज में बस ये बोलूंगा आपको कि कहीं कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लैंग्वेज जो बेसिक आपने जो रिक्वायरमेंट रखी अपने डैफ में, हिंदी में आप इंटरव्यू देंगे तो आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट सेंटेंसेस भी बोल रहे थे कई बार। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट में तो सही बैठता है, बट इट वाज मोर ऑफन देन नॉट। तो वो आप जरा ध्यान रखिए। लॉन्ग आंसर्स, बस यही आपकी एक कमजोरी नजर आई, उसे जरा ठीक करिए। और बैकग्राउंड बना रहे थे आप बोलने से पहले कई बार। बाकी आप तैयार हैं प्रवीण, ज्यादा कुछ है नहीं आपको कहने को। कब है आपका फीडबैक, आपका वो इंटरव्यू कब है? 25th of this month। 25th, तो ठीक है, आप लगभग तैयार है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बीइंग अ डॉक्टर आपको पता है सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई से सेहत, आई मीन बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो दोनों का आप ध्यान रखिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने आपको 185 दिए, तो 145 से 170 से 185 तक तो आप आ गए। और एक्चुअल इंटरव्यू में हमें उम्मीद रहेगी कि आप 200 प्लस चले जाए। राइट सर, थैंक यू प्रवीण। अगर आप ये जो लॉन्ग आंसर्स हैं इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और लैंग्वेज को थोड़ा ठीक रखेंगे तो आई फील दैट यू आर अ 200 प्लस कैंडिडेट और यू आर श्योरली इन दिस ईयर। थैंक यू सर। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर बस मुझे थोड़ा राजस्थान स्टेट तैयार करना है, वो मुझे हमेशा मेरी वीकनेस लगती है कि क्योंकि सर ऑडियो विजुअल्स मुझे मिल नहीं पाते हैं इसके लिए, क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट है तो थोड़ा लिमिटेशन हो रही है सोर्सेज की। तो मैं सोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूँ, ऑडियो विजुअल में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो विद इन 5 to 4 days में का एनुअल प्लान अगर कोई है तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स स्पेशली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, और अगर दिव्यांग के लिए कुछ है तो जरूर आप उन पे ध्यान दीजिए। राइट, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ऑल द बेस्ट प्रवीण। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट प्रवीण। थैंक यू सर।